हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिकेय सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सभी प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ये जो टाइटल्स हैं उनके होल्डर्स यानी कि वाइसरॉयज की हम लोग बात कर रहे थे। उस प्रीवियस लेक्चर का यही इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यूएशन करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो हमारे और इम्पोर्टेंट वाइसरॉयज जो रह गए हैं उनसे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो दैट इज लॉर्ड रिपन। ये 1880 से लेके 1884 तक के इंडिया के वाइसरॉय रहे हैं। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये हैं कि इनको सेवियर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। ये सेवियर ऑफ इंडिया का टाइटल, एक तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा कि सेवियर ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन को। और किसके द्वारा, यानी कि किसने ये टाइटल दिया, किसने कहा, तो दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो सेवियर ऑफ इंडिया टाइटल, ये द टाइटल ऑफ सेवियर ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू लॉर्ड रिपन। ये अब सेवियर ऑफ इंडिया, सेवियर मतलब जो एक तरीके से जो बचाने वाला होता है ना, तो ये सेवियर ऑफ इंडिया आखिरकार इनको कहा ही क्यों किया, क्योंकि इनकी लिबरल पॉलिसीज की वजह से, जिसको हम लोग डिस्कस करें। इन्होंने वर्नेकुलर एक्ट जो लॉर्ड लेटन में 1878 में लगाया था, जो प्रीवियस वाइसरॉय रहे थे, इसको हटा दिया इन्होंने। यानी कि जो प्रेस पे एक तरीके से जो बंदिशें लगाई गई थी, एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बर्डन्स डाल दिए गए थे, उसको यानी कि इस वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने हटा दिया, रिपल कर दिया इन द ईयर 1882। ठीक है, ये मैंने डेट्स नहीं लिखे हुए हैं, आप लोग सुनते रहिए। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपेल्ड इन द ईयर 1882। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन्होंने पास किया इन द ईयर 1881। 1881 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया। इस फैक्ट्री एक्ट में जो दुर्दशा हो रखी थी इंडियन लेबरर्स की, फैक्ट्री वर्कर्स की, उसके बारे में ध्यान रखते हुए इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन द ईयर 1881 में इस फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को पास किया। इसमें कई प्रोविजंस ये थे कि जो 7 साल के कम के बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते, और जो 12 साल के कम बच्चे हैं, यानी कि 7 साल वाले नीचे तो काम कर ही नहीं सकते, और 7 से लेके 12 साल तक के आयु के जो बच्चे हैं उनके वर्किंग आवर्स यानी कि काम करने के समय पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि कम कर दिया गया उनके काम को। और जो बहुत खतरनाक मशीनरीज होती थी, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी मशीनरी है जो काफी डेंजरस है, जो हार्म पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है टू द फैक्ट्री वर्कर्स, तो उसको प्रॉपरली फेंस कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनका ये मानना था कि इंडियंस अपने आप को खुद से ही गवर्न करें। ठीक है, तो लोकल लेवल पे किस तरीके से सेल्फ गवर्निंग की जाए, तो वो ये तरीका लाने वाले लॉर्ड रिपन है, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ही अपॉइंटेड दी हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन क्या है, ये सर विलियम हंटर, ये एक एजुकेशनल रिफॉर्म था। ये इनके इतनी लिबरल पॉलिसीज की वजह से ही इनको सेवियर ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। ये एक एजुकेशनल रिफॉर्म के तहत एक हंटर कमीशन सर विलियम हंटर के अंडर, यानी कि द हंटर कमीशन वाज हेडेड बाय सर विलियम हंटर इन द ईयर 1882 ये पास किया गया था। और इसी जो हंटर कमीशन के तहत जो है एजुकेशन पे काफी काम किया गया कि किस तरीके से इंडियंस के एजुकेशन पे काम किया गया। ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है रेगुलर सेंसस। ये 1881 से रेगुलरली आज तक हम लोग इसको करते आ रहे हैं। ये 1881 में ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे रेगुलर सेंसस होने लगा था 1881 से, और आज तक हम लोग करने वाले हैं, यानी कि अगले साल 2021 में जनगणना होगी। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिल पास्ड बाय लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल को पास कर दिया था इन्होंने, जिसके वजह से रेजिग्नेशन देना पड़ गया 1884 में, क्योंकि इनकी बड़ी आलोचना हुई ब्रिटेन में। ये इल्बर्ट बिल क्या था, इन्होंने पास किया इन द ईयर 1883। ये इल्बर्ट बिल क्या था कि इसमें यह था कि जो इंडियन जुरिस्डिक्शन है, जुडिशरी यानी कि जो इंडियन जजेस हैं, वो अब इनको भी ट्रायल कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश ऑफेंडर्स को भी ट्रायल कर सकते थे। इस इल्बर्ट बिल में ये बात लिखी गई थी, जो कि ये चीज जान के कि इंडियंस हम पे ट्रायल करेंगे, तो ये चीज इनकी काफी आलोचना हुई ब्रिटेन में, और जिसके दबाव में इनको 1884 में रेजिग्नेशन देना पड़ गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लॉर्ड कर्जन, ही वॉज द मोस्ट हेटेड वाइसरॉय इन इंडिया। सबसे ज्यादा नफरत करने मतलब नफरत की एक तरीके से इन्हीं को नजर से देखा जाता था। मैंने अच्छा ये लॉर्ड रिपन का ये कार्यकाल नहीं बताया, तो दैट इज इनका टेन्योर रहा 1880 से लेके 1884। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में आते हैं। इनका टेन्योर रहा 1899 से लेके 1905, द मोस्ट हेटेड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्यों? एक तरीके से ये सबसे बड़ा पॉइंट पार्टीशन इन बंगाल, यानी कि कम्युनल बेसिस पे किस तरीके से हिंदू मुसलमान को बांट दिया गया, ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है
लॉर्ड कर्जन को, यानी कि ये जो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की ये जो राजनीतिक चाल रहा करती थी ब्रिटिशर्स की, सबसे फाइन एग्जांपल ये हमें पार्टीशन इन बंगाल में देखने को मिलता है। कि रीजन ये दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल देते समय कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, कि ये बताया गया कि ये बहुत ही बड़ा प्रोविंस है और जो है इसको इकट्ठा ऐसा मैनेज नहीं किया जा सकता है। बट मेन मंशा या जो मेन एम था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि किस तरीके से हिंदू को मुस्लिम से अलग किया जाए। किस तरीके से इन्होंने अलग किया? ईस्टर्न बंगाल यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी, यानी कि मुस्लिम्स को एक तरीके से ईस्टर्न बंगाल के तरफ से पार्टीशन कर दिया गया, और वेस्टर्न बंगाल का पार्ट, यानी कि ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में हिंदू मेजोरिटी होने लगी और ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी होने लगी, जिसके ये वजह से ये एक कम्युनल बेसिस पे पार्टीशन है ना हिंदू मुस्लिम का। इस पार्टीशन का विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राखी दिवस मनाया, जिसमें इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाइयों पे राखी बांधे, ताकि जो है एक आपसी भाईचारा का एक मैसेज जाए आपस में। ठीक है, ये पार्टीशन ऑफ पार्टीशन इन बंगाल या पार्टीशन ऑफ बंगाल से दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक ये डेट है कि कब पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन, और एक डेट है कि कब एक्चुअल में पार्टीशन हुआ। तो ये दोनों डेट्स आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। एक पहली डेट यानी कि जुलाई 20th वाज द डेट व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, यानी कि इस दिन बताया गया था 20 जुलाई 1905 को ये बताया गया था कि जो है पार्टीशन होगा। और ये पार्टीशन हुआ कब, यानी कि पार्टीशन किस दिन हुआ? तो दैट वाज 16th of October 1905। रिपीट करता हूं मैं, 20 जुलाई 1905 को ये पार्टीशन कहा गया कि ये पार्टीशन होगा, होके रहेगा, और 16 अक्टूबर 1905 को ये पार्टीशन हो गया। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंडर द थॉमस रैली यूनिवर्सिटी कमिटी वाज फॉर्म्ड, एक यूनिवर्सिटी कमिटी की फॉर्मेशन हुई, जिसमें थॉमस रैली के चेयरमैनशिप में बाद में यूनिवर्सिटी एक्ट एक पास हुआ इन द ईयर 1904। तो ये एक चीज ये इन्होंने की। आगे हम लोग बढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो के तरफ। लॉर्ड मिंटो भी एक तरीके से एक कहा जाए कि ये लॉर्ड मिंटो इन्हीं के टाइम पीरियड पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था वो आया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मतलब ये जो निर्वाचन मंडल या जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको किया गया या सेपरेट किया गया। तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये लॉर्ड मिंटो जो है ये काफी एक तरीके से कम्युनल बेसिस पे किस तरीके से इंडिया को, क्योंकि ये ब्रिटिश की राजनीति ये रही कि इंडिया को किस तरीके से तोड़ा जाए ऑन द कम्युनल बेसिस, है ना, कोई और रीजन तो था नहीं इनको तोड़ने का। तो कम्युनल बेसिस पे किस तरीके से इंडिया को डिवाइड किया जाए और फूट डालने और राज किया जाए, ये तरीका इनका भी रहा लॉर्ड मिंटो का। इसमें इन्होंने क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में, यानी कि दिसंबर 30 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना ये 1906 दिसंबर 30 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई इन ढाका, है ना, बांग्लादेश में ढाका में हुई। और इसको असिस्ट करने में, इसको बनवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, है ना, लॉर्ड मिंटो का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये इंडिया को कम्युनली डिवाइड ही करना चाहते। तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई इन द ईयर 1906। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके टाइम पीरियड पे। स्प्लिट इन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है किस तरीके से बंटवारा हो गया इन द ईयर 1907 में किस तरीके से बंटवारा हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये सूरत सेशन, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि सूरत सेशन में किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है, नरम दल और गरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में किस तरीके से बंटवारा हो जाता है। और उस समय के इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1907 के सूरत सेशन में कौन जो है उस समय की अध्यक्षता कर रहा था, यानी कि प्रेसिडेंट कौन था उस समय? तो दैट वाज राज बिहारी बोस। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी चीज को, अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है ये जो स्प्लिट हुआ है वो कब यूनाइट हुए, इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1916 में ये रीयूनिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो डिवाइड हुआ था इन द ईयर 1907, ये जाके 1916 में दोबारा जुड़ जाता है, जिसमें नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग भी शामिल होते हैं इन द लखनऊ सेशन।
1906 के 1906 कह रहा हूँ 1916 के लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दोबारा गठजोड़ हो जाता है, दोबारा यूनिफिकेशन होता है और ये देखने को मिलता है हमें ये जो अंबिका चरण मजूमदार यानी कि जो लखनऊ सेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार के टाइम पीरियड पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तौर पे भी जाना जाता है, जिसमें ये मॉर्ले वही हैं आपके जो इंडियन ये जो एक 1858 के टाइम पीरियड यानी कि वो जो चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1858 जो आया था उसमें मॉर्ले यानी कि ये मॉर्ले एक तरीके ये मॉर्ले तो एक मतलब प्रोपोर्शनैलिटी रही। ये कौन है आखिरकार? ये 1858 के चार्टर एक्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सेक्रेटरी फॉर स्टेट को अपॉइंट किया जाएगा जिसके लिए 15 सदस्य जो है वो काम करेंगे। तो ये वही सेक्रेटरी फॉर स्टेट यानी कि सेक्रेटरी ऑफ ये इंडिया के सेक्रेटरी हुआ करते थे और मिंटो यानी कि वाइसरॉय। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को पास किया गया, जिसमें ये जो मुस्लिम्स उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट ये निर्वाचक मंडल, ये मैंने अपने एक्चुअली में मुझे थोड़ी सी इंग्लिश में हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, निर्वाचक मंडल है ना, अलग तरीके से निर्वाचक मंडल की स्थापना कराई गई और मुस्लिम सीट्स पर रिजर्वेशन दिए गए। ये एक और फाइन एग्जांपल है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में एक खाई पैदा की जा रही थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले इंडियन जो है मेंबर रहे तो दैट वाज एसपी सिन्हा। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होगा चार्टर एक्ट 1773 में एक 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी जो उस समय के गवर्नर जनरल या जो थे उनको असिस्ट करेगी उनको काम करने में। अब ये वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्यों? क्योंकि 1858 से वाइसरॉय शब्द आ गया था तो इसके लिए एसपी सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर, ये जो पहला इंडियन मेंबर कौन था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला इंडियन मेंबर बना तो दैट वाज एसपी सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड यानी कि ये जो है इनका कार्य टेन्योर रहा 1910 से 1900, शायद मैंने लॉर्ड मिंटो का टेन्योर नहीं बोला, ये लॉर्ड मिंटो का टेन्योर है 1905 से लेके 1910 तक। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लॉर्ड हार्डिंग टू यानी कि 1910 से लेके 1916 तक का इनका कार्यकाल रहा। इनके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें ये हैं कि इन्हीं के टाइम पीरियड पे दिल्ली दरबार यानी कि इंपीरियल किस तरीके से कोर्ट रूम सजाया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया। ये एक तरीके से मार्क कर रहा था सक्सेशन ऑफ जॉर्ज 5 यानी कि ब्रिटेन में जॉर्ज 5 का सक्सेशन हुआ था, कोरोनेशन हुआ था एज अ किंग और उन्हीं के सम्मान में यहाँ दिल्ली दरबार लगवाया गया इन द ईयर 1911। इसको एक ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, दिल्ली यानी कि डी यानी कि दिसंबर और ईयर है 1911 तो दिसंबर हो गया 12। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे याद किया था तो दिसंबर 12 1911 को दिल्ली दरबार लगाया गया। ठीक है, दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड कैपिटल इन्हीं के टाइम पीरियड पे यानी कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पीरियड पे दिल्ली जो है 1912 में कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बीएचयू, ये बीएचयू की एस्टैब्लिशमेंट हुई इन द ईयर 1916। ये बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि आज का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है, इसको एस्टैब्लिश करने वाले थे मदन मोहन मालवीय यानी कि ट्रिपल इन द ईयर 1916। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो रीयूनिफिकेशन ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है इन द ईयर 1911। ये वही रीयूनिफिकेशन है जो 1905 में विभाजन हो गया था, इसी का रीयूनिफिकेशन हुआ बंगाल का 1911 और किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड हार्डिंग 2 के टाइम पीरियड पे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड किंग्सफोर्ड 1916 से लेके 1921 तक का इनका टेन्योर रहा। इनिशिएटिव ऑफ होम रूल मूवमेंट, ये होम रूल मूवमेंट आपको पता होगा ये इंडिया से नहीं, ये आयरलैंड यानी कि आयरलैंड में किस तरीके से ये होम रूल मूवमेंट का चला करता था, इसका विस्तारवाद यहाँ पे आयरिश एक वुमेन थी एनी बेसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है जो है एनी बेसेंट ने इसका विस्तारवाद यहाँ भी किया। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स इंडिया में मद्रास में बनाए और वहां पे होम रूल मूवमेंट को एक तरीके से आगे बढ़ाया, फैलाया और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट के लिए पुणे यानी कि पुणे में इस चीज को आगे बढ़ाया। रॉबलेट एक्ट, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी ब्रिटेन की, उसने इस रॉबलेट एक्ट को पास किया। ये रॉबलेट एक्ट क्या है? एक तरीके से इंडियन उसमें हम लोग इसको काला कानून भी कहते हैं, ब्लैक लॉ भी कहते हैं। ये रॉबलेट एक्ट के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जो एक
ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट द्वारा एक कमिटी फॉर्म की गई थी, दैट वाज सेडिशन कमिटी, विच वाज हेडेड बाय जस्टिस रॉवलेट। इन्होंने ही ये रॉवलेट एक्ट एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। इस रॉवलेट एक्ट में क्या हुआ करता था कि केवल सस्पेशन के आधार पे, एक तरीके से शक के आधार पे लीडर्स को या लोगों को उठवा लिया जाता था। और इस रॉवलेट एक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, यानी कि एक तरीके से काला कानून इसको कहा गया है हिंदुस्तान के लिए, जिसमें केवल शक के आधार पे आपको उठा लिया जाएगा और कोई ट्रायल वायल नहीं होगा आपका, ना आपको वकील दिया जाएगा, ना आपकी अपील होगी और ना ही कोई दलील सुनी जाएगी। सीधे आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे और फिर जो भी उस पर चलता होगा, है ना। तो रॉवलेट एक्ट का पुरजोर बहुत यहाँ पे विरोध हुआ, जिसके लिए गांधी जी ने काफी क्या नाम है, प्रोटेस्ट किए, कई जो है जनसभाएं की और मार्च किया, जिसके एवज में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जलियनवाला बाग हमें एक देखने को मिलता है। जलियनवाला बाग मैसेकर ये एक बहुत ही दुखद यानी कि अनफॉर्चुनेट इवेंट रही है ये इस, यानी कि ये जो रॉवलेट एक्ट था ये इन द ईयर 1919 में हमें देखने को मिलता है। रॉवलेट एक्ट 1919 में। जलियनवाला बाग मैसेकर के पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो ये है कि रॉवलेट एक्ट के जब विरोध में गांधी जी उतर गए थे और किस तरीके से जो है जनसभाएं हो रही थी और जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे, मार्च हो रहा था, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके अरेस्ट करने के उस पे जलियनवाला बाग सॉरी मैं कह रहा हूं कि इनके अरेस्ट करने के उस पे पंजाब के अमृतसर के दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे उस समय, दैट वाज डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, है ना। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और इनके अरेस्ट होने पे जो मास एजिटेशन तैयार हुआ अमृतसर में, और उसके बाद हमें ये जलियनवाला बाग मैसेकर देखने को मिलता है, दैट इज 13 अप्रैल 1919 को जलियनवाला बाग मैसेकर देखने को मिलता है। इसमें यह हुआ था कि एक पीसफुल लोग गैदर हुए थे जलियनवाला बाग में और यहाँ पे अंधाधुंध गोली चलवा दी गई थी बाय द जनरल डायर। ये कोई बहुत ही प्राउड मूवमेंट नहीं है कि इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाए, या डिटेल में डिस्कस इसको हम लोग करेंगे बाद में जब गांधीनेरा पढ़ा जाएगा तो उसमें इन सब चीजों को, क्योंकि इसमें गांधी जी का किस तरीके से क्या रोल रहा और किस तरीके से चीजों में ये चल रहा था, तो उसको हम लोग गांधीनेरा में ज्यादा डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये लॉर्ड कैनिंगफोर्ड के टाइम पे ये बस जान लीजिए कि 13 अप्रैल जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ इन द ईयर 1990। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये खिलाफत मूवमेंट एक तरीके से देख लीजिए, या जलियनवाला बाग के तुरंत बाद हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देख लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1920। असहयोग आंदोलन, ये जो है ये इसके खिलाफ, यानी कि जलियनवाला बाग मैसेकर के तुरंत बाद जो है असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया गया था बाय गांधी जी। और ये खिलाफत मूवमेंट हमें देखने को मिलता है इन द ईयर 1919। ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये आपको पता होगा कि जो है जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, है ना, उसका जब एंड हुआ, या एक तरीके से जब वर्ल्ड वॉर एंड के अपनी तरफ बढ़ रहा था, तो ओटोमन एम्पायर के जो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल या प्रीस्ट हुआ करते थे, कैलिफ या खलीफा जिनको कहते थे, उस पोस्ट को समाप्त कर दिया गया, है ना। उस पोस्ट को, कैलिफ को पोस्ट को, खलीफा के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था, जो ओटोमन एम्पायर का सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता था। और उसी के खिलाफ यहाँ इंडिया में खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई इन द ईयर 1919 बाय 2 ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है खिलाफत मूवमेंट के टाइम, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की 1918 में, ये एक हम लोग अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये गांधी जी से रिलेटेड है ना। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये अगर ऐसे देखा जाए तो 1917 भी थी, 1918 में खेड़ा भी हुआ, 1907 में चंपारण हुआ बिहार में, है ना। तो बट ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये जो 1918 में हमें देखने को मिलती है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गुजरात में, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी अनटू द डेथ। किसकी? गांधी जी की, यानी कि मरने तक पहली ऐसी क्या कहते हैं, भूख हड़ताल, हाँ भूख हड़ताल की गई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये पहला ऐसा फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था जिसमें पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की मरने तक, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लॉर्ड इरविन की तरफ। लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931 तक के हमारा इंडिया के जो है वाइसरॉय है। इनके टाइम पीरियड पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइमन कमीशन की बात होती है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट और कब अराइवल। ये अपॉइंटमेंट और अराइवल दो तरीके से जानने को मिलेगा। 1927 में अपॉइंटमेंट होता है। देखिए ये साइमन कमीशन का एक तरीके से इसके पीछे का बैकग्राउंड ये जान लेते हैं कि क्यों बना। 1926 की बात हो रही है और 1919 में ही
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, ठीक है, आप सबको मालूम है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर बेसिस को डिस्कस किया है। 1919 के ड्रॉबैक्स को पॉइंट आउट करते हुए इंडियन लीडर्स ने काफी हंगामा मचाया, जिसके वजह से ये साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन इसलिए गठित किया गया था। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के उस पर विचार करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किस तरीके से किए जाएंगे उस पर अपनी एडवाइस है ना। तो इसका इंडिया में क्यों विरोध होता है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट कब, ऐसे जान लेते हैं अपॉइंटमेंट कब है इसकी, 1927 में अपॉइंटमेंट हुई है 1927 में, एंड अराइवल ऑफ साइमन कमीशन यानी कि इंडिया में कब आया, तो दैट इज 1928, ठीक है। ये इसका अपॉइंटमेंट अराइवल आप लोग समझ चुके होंगे, अपॉइंटमेंट हुई, दोबारा मैं कह देता हूं 1927, और अराइवल कब है इंडिया में 1928 में। ये साइमन कमीशन इंडिया में है, और उसको क्यों गो बैक साइमन जिस तरीके से नारे और काले झंडे दिखाए गए, ये इसलिए क्योंकि जो है इस साइमन कमीशन में ये सर जॉन साइमन हेड कर रहे थे साइमन कमीशन को, 7 मेंबर्स की टीम में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है, इसलिए इसको काफी बैकलैशेस का सामना करना पड़ा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट या जो मिसकंसेप्शन फैली रहती है लोगों के, ये स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि ये नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, और कई लोग इसको जवाहरलाल नेहरू मार के चले जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में ही बाय मोतीलाल नेहरू, दैट वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें कंफ्यूज कभी होने की जरूरत नहीं है। इसमें नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पेश की। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट में क्या था, एक तरीके से साइमन कमीशन ने ये नेहरू रिपोर्ट एक तरीके से चैलेंज, एक जैसे कहते हैं ना चैलेंज एक्सेप्टेड, ये इसमें ये हुआ था कि जो साइमन कमीशन था इसको इतना गो बैक साइमन और जो है किस तरीके से विद्रोह किया जा रहा था, तो ये लोगों ने एक तरीके से, ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि क्या आप अपने लिए कोई इस तरीके से, असल में बात ये थी कि जो साइमन कमीशन ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स को ले लेते तो वो इंडिया को मूर्ख समझते थे, इंडियन लोगों को बेवकूफ समझते थे कि किसी काम लायक नहीं है ना। तो ये एक चैलेंज एक्सेप्ट किया गया नेहरू रिपोर्ट में, कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई, या वो चीज किया गया डोमिनियन स्टेटस को लेकर। साइमन कमीशन में ये कहा गया कि एक तरीके से लोगों ने कहा कि क्या इंडियंस अपना खुद का कोई एक तरीके से पूरा वर्ल्ड, ये इंडिया का एक पूरा ढांचा तैयार, या एक तरीके से ऐसी कोई रिपोर्ट या चीजें बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दे सकते हैं, जो कि जिसलिए ये आया ही था, साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया ही था। तो इसलिए ये कहा कि आप क्या इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो इस चीज को मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट इन द ईयर 1928 को पेश किया था, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी। डोमिनियन स्टेटस को खारिज करते हुए लाहौर सेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू, याद होगा हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस टाइम पीरियड में पढ़ा है, 1928 में लाहौर सेशन में हम लोग देखते हैं कि पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड में, डोमिनियन स्टेटस एक तरीके से सेमी इंडिपेंडेंट होती है, जिसमें कि बाहर की कुछ इंटरफेरेंस रहेगी आपके आंतरिक मामलों में, बट लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की बात कर दी गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर दी गई कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है, ये हुआ। और फिर ये हम लोग को देखने को मिलता है सॉल्ट सत्याग्रह, और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द ईयर 1930। सॉल्ट सत्याग्रह का क्या था कि ये गांधी जी ने एक तरीके से देखा कि जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है, यानी कि क्या, नमक, जो हर तबका यानी कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसको यूज करती थी, भले वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो नमक में उनको एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी देखी कि किस तरीके से इंडिया को यूनाइट किया जा सकता है। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह में देखने को मिलता है, सिविल डिसोबीडियंस देखने को मिलता है। ये शुरू होता है मार्च 12, 1913, और ये कंप्लीट होता है 6 अप्रैल 1930। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। सॉल्ट मार्च में ये हुआ था कि गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने चले 240 माइल्स की दूरी तय की, और वो पहुंचे कहां, दांडी, है ना, अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। 12 मार्च को ये चलते हैं 1930 को, और 24 दिन तक लगातार चलते हैं, 10 मील रोज कवर करते हैं, और 240 मील की दूरी तय करने के बाद ये पहुंचते हैं दांडी, विच इज अ कोस्टल एरिया इन गुजरात। और वहां पहुंच के जो है सॉल्ट जो नियम था, जो मोनोपोली थी या एकाधिकार था सॉल्ट बनाने का, नमक बनाने का, ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश कंपनी का, तो उसको ये एंड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट सत्याग्रह आपको समझ में आ गया होगा। ये गांधी इरविन पैक्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट रहा।
गांधी इरविन पैक्ट व्हिच वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड इरविन हु वाज द वाइसरॉय, ठीक है। मार्च 5 1931, ठीक है। मार्च 5 1931 को ये गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, और जिसमें जो है ये सत्याग्रह और जिस तरीके से ये चीजें चल रही थी उसमें कई लीडर्स को, बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसके एवज में ये डील साइन होती है, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए, और ये एक तरीके से गांधी और इरविन में जो भी समझौते हुए होंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए, और जो है हम इसमें ये बात की गई कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि अटेंड करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको नहीं अटेंड किया था, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड थी राउंड टेबल, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द ईयर 1931। ये अकेला एक ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लॉर्ड लिनेथगो 1936 से लेकर 1944 तक का इनका कार्यकाल रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2, ये अब वर्ल्ड वॉर 2 ये इस तरीके से मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि अब ये वर्ल्ड वॉर 2 का अगर जो टेन्योर हम लोग देखें तो वो है 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। तो ये 1943 पे तो इनका समाप्त हो जा रहा है, बट ये 1945 यानी कि 45 में खत्म हो, यानी कि कोई दूसरे वाइसरॉय होंगे, यानी कि दूसरे वाइसरॉय 1943 के बाद से लॉर्ड बेगल थे, उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ क्यों लिखा हुआ है, जबकि ये पूरा इनके पीरियड में शुरू तो 1939 में हुआ, बट खत्म 45 में हुआ, जबकि ये इनका पीरियड कार्यकाल 43 में खत्म हो गया। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 इसलिए मैंने लिखा हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, यानी कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तो लॉर्ड लिनेथगो इन्होंने बिना पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन जो प्रोमिनेंट लीडर्स हुआ करते थे, बिना पूछे बिना किसी का कोई राय लिए ये अनाउंस कर दिया कि जो है भारतीय हमारे साथ हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे साथ, ये हमारा साथ देंगे, लड़ाई करेंगे। जिससे नाराज होकर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रोविंशियल और सेंट्रल ऑफिसर्स से रेजिग्नेशन दे दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में इस पे असहमति और नाखुशी जताते हुए इसको वो कर दिया कि अपने प्रोविंशियल और सेंट्रल ऑफिसर्स से रेजिग्नेशन दे दिए सारे के सारे लोगों ने। और इसको ये डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि दिसंबर 22 1939 इस डे को डे ऑफ डिलीवरेंस और या मुक्ति दिवस ये मनाया इन्हीं के कॉम्पिटिटर मुस्लिम लीग, ठीक है। ये मुक्ति दिवस इसी दिन यानी कि जिस दिन आईएनसी ने रिजाइन किया प्रोविंशियल और सेंट्रल ऑफिसर्स में से, तो इन्हीं के ओपोनेंट यानी कि जो 1906 की बनी हुई ये जो मुस्लिम लीग थी, इसने दिसंबर 22 1939 को मुक्ति दिवस एक तरीके से मनाया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। विंस्टन चर्चिल बने 1940 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये अगस्त प्रपोजल हम लोग देखते हैं, ये अगस्त प्रपोजल क्या है। अब देखिए ये एक तरीके से ये हो रहा था कि ब्रिटेन के ऊपर किस तरीके से दबाव बना जा रहा था कि भैया इंडिया को एज एलाई आप इंक्लूड कीजिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अड़ी हुई थी कि हम नहीं भेजेंगे या एक तरीके से नहीं कोई जाएगा, बट ये जो इंग्लैंड थी सॉरी जो ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन थे और उनके जो एलाइज थे यानी कि यूएसए हो गया, ये सब जो है चाइना हो गया, ये कॉन्स्टेंटली इनको प्रेशराइज कर रहे थे कि इंडिया की भी आप सपोर्ट लीजिए, जिसके वजह से अगस्त प्रपोजल यानी कि लॉर्ड लिनेथगो के टाइम पीरियड पे ही अगस्त प्रपोजल आया गया। आनंद फानन में एक तरीके से किस तरीके से रीगेन किया जाए इंडिया के लोगों के ट्रस्ट को, अगस्त प्रपोजल आया गया, जिसमें इसमें बताया गया कि आपको कई विशेष मतलब वो देंगे, रियायतें देंगे, और जो है डोमिनियन स्टेटस तक की बात थी ये सब। बट इसको अगस्त प्रपोजल को ये हम लोग गांधी पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो अगस्त प्रपोजल को एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इवन द मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर हमें देखने को मिलता है क्रिप्स मिशन 1942 में हमें क्रिप्स मिशन देखने को मिलता है। ये भी इसी मकसद से आया था कि किस तरीके से इंडिया के लोगों को हम अपने वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल किया जाए। ये किस तरीके से क्रिप्स मिशन लालच देगा इंडियन लीडर्स को कि ये हो, है ना। तो इसमें भी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई, और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये जो देखने को मिल रहा है हमें, ये जो अपॉइंटमेंट पहले इंडियन मेंबर थे जिसकी अपॉइंटमेंट हुई थी एसपी सिन्हा की वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो इसमें इसका कहा गया कि विस्तारवाद कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि और इंडियन मेंबर्स को हम
वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड करेंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को आपके बनाएगी। या पहली बार एक तरीके से क्रिप्स मिशन में ये माना गया कि इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रिपेयर करेगी, है ना। और इस चीज को भी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे गांधी एरा में। और यहां पर बस जाते हैं कि क्रिप्स मिशन को भी एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज द मुस्लिम लीग। और अंतिम में हम ये देखते हैं कि 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे गांधी एरा में। अब कुछ चीजें मैंने जो मुझे कम इंपॉर्टेंट लगी उनको मैंने नहीं रखा है, जैसे कि 1926 से ये 1931 में ये जो गांधी अर्बन पैक्ट, ये गांधी अर्बन पैक्ट जो है, इसके पहले ही भगत सिंह जो है ये जो जितने हमारे वीर लोग थे इनको फांसी दे दी गई थी। फरवरी में असैसिनेट कर दिया गया था चंद्रशेखर आजाद को। ये सब कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं है। और कुछ चीजें यहाँ जैसे कि जो चंपारण मूवमेंट हुआ था इन 1917, ये लॉर्ड केम्सफोर्ड के टाइम पे है। 1917 में चंपारण मूवमेंट, जो इंडिगो प्लांटेशन जो फार्मर्स थे उनके खिलाफ हो रहा था, मतलब कि इंडिगो प्लांटेशन जो फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन क्रॉप किया जा रहा था उसके खिलाफ हुआ चंपारण मूवमेंट जो है बिहार में गांधी जी आए थे। खेड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि इन द ईयर 1918 में ही खेड़ा मूवमेंट भी देखने को मिलता है, जिसमें दोबारा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ चीजें जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट लगी मुझे, या एक हम लोग एक काम ये करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स का मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा, जिसमें जो अभी तक मैंने कई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स या इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स के कवर अप किए हैं लेक्चर्स को, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री जब पूरी हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी तो एक सेपरेट लेक्चर में लेके आऊंगा जिसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की बात होगी, ठीक है। तो ये लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-3 और जो है वाइसरॉयज रह गए, इनको अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हेलो वेलकम अगेन। ये कुछ वाइसरॉयज हमारे रह गए, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लॉर्ड वेवेल, जिनका टेन्योर रहा 1943 से लेकर 1947, इनके पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट एक्शंस रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया देखने को हमें मिले हैं, तो इसके डिस्कस करेंगे। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, ये 1943 से लेके 44 तक, इसको कई मेजॉरिटी हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये एक मैन मेड फेमाइन कि मैन मेड फेमाइन कैसे, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसके वजह से, और प्लस जो कॉलोनियल जो पॉलिसीज थी इंडिया को लेके, है ना, उनके, यानी कि वेस्टर्न चर्चिल जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे 1940 में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, उनके कई पॉलिसीज के वजह से ये फेमाइन हमें देखने को मिलता है 1943 से 44 तक। इसमें कहते हैं कि 20 से 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेवल प्लान, वेवल प्लान जून 14 1945 की बात हो रही है। इसमें वेवल प्लान में ये था कि किस तरीके से एक डेडलॉक दिया गया था वेवल को, लॉर्ड वेवल को, कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन इंटैंगलमेंट जो चल रहे हैं इंडिया में इसको खत्म कीजिए। जून 14 तक की एक डेडलॉक दी गई थी इनको, है ना, वेवल प्लान में। इस वेवल प्लान में क्या डिस्कस किया गया था कि एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रिपेयर की जाएगी या नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी इंडिया के लिए, जिसमें वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को, ये इन दोनों पोस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे वो इंडियंस ही होंगे, ठीक है। और इसमें कई मतलब प्लान्स डाले गए थे। इसमें ये कर दिया गया था कि जो मेंबर्स का जो डिवीजन था वो आउट ऑफ 14 6 मेंबर्स मुस्लिम लीग या मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर दिया गया था, और 8 इधर, है ना, यानी कि नॉन मुस्लिम्स को। और फिर इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस की जाती है। 1945 में ही शिमला कॉन्फ्रेंस को किया जाता है। इन्हीं ये वेवल प्लान्स के किन चीजों मतलब पॉलिसीज या प्लान्स को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग आमने सामने भिड़ जाती है और एक दूसरे से टकराव, और कहने का मतलब कि एक दूसरे की बातें नहीं मानने, है ना, कि शिमला कॉन्फ्रेंस में पेच ये फंस जाता है लेके कि जो है मोहम्मद अली जिन्ना कह देते हैं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन केवल और केवल एक मुस्लिम ही करेगा, नॉन मुस्लिम मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन या मुस्लिम पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कहना था कि सिंस ये जो पूरी भारत की उस समय आबादी थी जिसमें 25% ही मुसलमान थे, जिसके वजह से ये जो वेवल प्लान में इनको वीटो दे दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को वीटो पावर दे दिया गया था कि अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से खुश नहीं है तो आप अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस में इस चीज पे ये बहुत बड़ी बहस हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर्स इस बात पे अड़ गए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, वीटो पावर खत्म की जाए। सिंस 25% ही केवल ये लोग
इंडिया की पॉपुलेशन को उस समय रिप्रेजेंट करते थे। 75% नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, जिसके वजह से वीटो पावर एक 25% ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हाथ में दे देना, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 25% सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि मुस्लिम्स को, मोहम्मद अली जिन्ना, वो उसको वीटो पावर के खिलाफ और जो है ये जो 8:6 का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो रेशियो था इसके खिलाफ जो है भिड़ गए। और कहने का मतलब ओवरऑल डिसीजन ये था कि वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस दोनों के दोनों डिसॉल्व हो गए। इनका कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं तो RIN, ये RIN म्यूटिनी क्या है? ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी यानी कि सैन्य विद्रोह, यानी कि जो क्या नाम है, नेवी में ये विद्रोह देखने को मिला था बाय द इंडियन नेवी। ये फरवरी 18, 1946 को ये विद्रोह देखने को मिलता है, जहां पे रॉयल इंडियन नेवी के कुछ सिपाही विद्रोह कर देते हैं। इस फरवरी 18 के ठीक एक दिन बाद कैबिनेट मिशन, यानी कि फरवरी 1946 को ही कैबिनेट मिशन की स्थापना हो जाती है। और कैबिनेट मिशन की स्थापना इस वजह से होती है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो इंडिया का, या किस तरीके से क्या ढांचा तैयार हो इंडिया का, इस चीज के लिए कैबिनेट मिशन को ये काम दिया जाता है। 1946 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन बन के तैयार हो जाती है और इंडिया में आती है इन द मार्च 24, 1946। तो ये दोनों डेट्स आप ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट मिशन कब बनी है इन ब्रिटेन और कब इंडिया में आई है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन, हाँ, ये कैबिनेट मिशन क्या एक तरीके से प्रपोज करती है कि कोई अनडिवाइडेड इंडिया नहीं होगा, जो सबसे बड़ा डिमांड था मुस्लिम लीग का कि मुस्लिम्स को अलग राज्य दिया जाए। तो इस चीज पे कैबिनेट मिशन का एक फैसला ये आता है कि इंडिया डिवाइड नहीं होगा, जिसको आगे हम लोग देखते हैं ये डायरेक्ट एक्शन डे। ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या है? अगस्त 16, 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे एक तरीके से मनाया क्या जाता है, एक तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि ये अपने आप को जितना, ये ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितना बेड़ागर्द मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी के रहने वाले मुस्लिमों तक का किया है, उतना किसी ने आज तक नहीं किया, है ना। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या होता है? अगस्त 16, 1946 को हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, जिसमें 6,000 या 6 से 8,000 आंकड़े हैं, जिसमें कहते हैं कि इतने लोगों की दोनों साइड से डेथ हो गई थी और 20,000 कई ऐसे सिविल वॉर ब्रोक आउट हो जाता है, जिसमें 20,000 से लोगों के ज्यादा चोटें आई, रेप्स हुए। मतलब ये बहुत ही एक तरीके से दुखद दिन या बहुत बुरा दिन माना जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, अगस्त 16, 1946। इसको द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है हिस्ट्री में। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया गया था कि मुस्लिम्स की पावर दिखाने के लिए, मुस्लिम लीग की पावर दिखाने के लिए बाय मोहम्मद अली जिन्ना ये ऑर्गेनाइज किया गया था डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन ये हुआ था कि कलकत्ता में जो है हिंदू कह रहे हो, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने स्ट्राइक का कॉल ऑफ किया था कि आप स्ट्राइक करेंगे कलकत्ता में, और जो हिंदू या एक तरीके से जो नॉन मुस्लिम्स थे वो कह रहे थे कि जो है दुकानें खुलेंगी, और जो मतलब इन्हीं सब चीजों पे भिड़ंत हो गई और उसके बाद से ये दंगे होने लगे। और फिर ये दंगे कलकत्ता से स्प्रेड होते हुए और भी पार्ट्स इंडिया के तो उसमें पहुंचने लगे और होने लगे, जिसको बाद में गांधी जी ने बाद में जाके शांत कराया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कैबिनेट मिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ बॉडी ऑफ इंडियन पर्सनालिटीज या इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हु वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रिपेयरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को भारत का संविधान देने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुन के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आए हुए थे। डायरेक्ट इलेक्शन जो नॉन ट्रांसफरेबल वोट था उससे कई जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में शुरू किया। और इसकी पहली मीटिंग हमें देखने को मिलती है दिसंबर 9, 1946 में। दिसंबर 9, 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक होती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एटलीस्ट डिक्लेरेशन। एटलीस्ट डिक्लेरेशन ये क्या है? ये आई थी इन फरवरी 20, 1947 को। ये एटलीस्ट डिक्लेरेशन फरवरी 20, 1947 को ये हुआ था कि जो है एटली ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम भारत को छोड़ने वाले हैं या एक तरीके से भारत को आजाद करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1948 तक। इनकी खास बात यह है कि ये लास्ट वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी है।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पोस्ट दोबारा क्यों बदल दी गई? क्योंकि आपको याद होगा 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत हम लोगों ने देखा था कि वाइसरॉय शब्द इंट्रोड्यूस किया गया था, और वाइसरॉय का मतलब होता था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन या राजा का प्रतिनिधि। अब सिंस यहाँ पे 1947 में इंडिया आजाद हो चुका है, तो वाइसरॉय शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, और शब्द ये जो नया पोस्ट आई दैट वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट माउंटबेटन प्लान, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमें पार्टीशन देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान का। 14 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे मनाई जाती है पाकिस्तान की, और 15 अगस्त अपने इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सी राजगोपालचारी, ये एक तरीके से ये क्रिटिसिज्म होने लगा कि जो है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है तो एक गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्यों, हम मतलब भारतीय क्यों नहीं, तो इन्हें हम लोग देखने को मिलते हैं। छत्रपति राजगोपालचारी के बारे में चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में लोग देखते हैं। 1948 से लेके जनवरी 26, 1950 तक इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के पोस्ट को संभाला। ये जनवरी 26, 1950 क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया था, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के पोस्ट को खत्म करके हमने अपने ये प्रेसिडेंट पोस्ट को एक तरीके से स्वीकार किया, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर जो इंपॉर्टेंट होल्डर्स इंपॉर्टेंट टाइटल और उनके होल्डर्स जो थे, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ये थर्ड सीरीज थी इस पूरे टाइटल्स और होल्डर्स के लेक्चर में। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।